हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 2 यानी MSN 2 के वीडियो नंबर 24वां है GNM सेकेंड ईयर। ठीक है ना। तो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। 2 प्रश्न लेकर आए हैं, दोनों प्रश्न आपके संक्रामक रोग से रिलेटेड है। चूँकि ये चैप्टर ही है आपका इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में देखना है, संक्रामक रोगों के बारे में देखना है। आप लोग को पता है, नहीं पता है तो हम बता दें। 23वां जो वीडियो हमारा हुआ था वहाँ से एक वीडियो हार्ट वाले कार्डियोवास्कुलर से बच गया था, उसको लिए थे। ठीक है ना। और एक प्रश्न जो है आपके इस न्यू चैप्टर से जो इन्फेक्शन वाला रोग सब है, इस चैप्टर से एक वीडियो हमने शुरू किया था। तो आप लोग को समझना चाहिए, पोलियोमेलाइटिस हम उसमें किए थे। क्या किए थे? पोलियोमेलाइटिस किए थे, यानी पोलियो के बारे में। आज हम लोग अब इस चैप्टर में न्यू चैप्टर जो कि इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में पढ़ना है, संक्रामक रोगों के बारे में। इस चैप्टर में आपको आगे 2 प्रश्न लेकर आए हैं, दोनों प्रश्न काफ़ी अच्छा है, महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। वीडियो नंबर 24वां है GNM सेकेंड ईयर। समझ गए? यूपी वाले जो भी स्टूडेंट हैं समझिए, आपके लिए यह रिवीजन क्लास ही है। बाकी जो अदर स्टेट के हैं तो उनके लिए तो क्लास चल ही रहा है। देखिए, अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर कीजिए। और जो लोग पूरा क्लास नहीं देखे अभी तक, इससे पहले 23 वीडियो तक नहीं देखे हैं, चैनल पर ढूंढना तो मुश्किल होगा, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे चैप्टर वाइज 2022 से 23 करके बना दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज। वहाँ से खोलिएगा तो टोटल जो है वीडियो आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए। प्रश्न आपसे करेगा, टिटनस क्या होता है, इसके रोग के कारक क्या होते हैं, यह कैसे फैलता है, इसका अवधि अब कितना होता है। चलिए हम लोग जो है इसको पहले अच्छे से देख लेते हैं। टिटनस क्या होता है? आप लोग को पता होगा कि लोग जब किसी को घाव होते रहता है या कहीं से ब्लीडिंग आते रहता है तो लोग कहता है खुला पैर मत चलो। खुला पैर आखिर चलने की सलाह क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि ये जो टिटनस होता है ना, यह टिटनस का जो स्पोर होता है, जो उसका सूक्ष्म जीव का जो फैलने वाला जो स्पोर होता है ना, वह मिट्टी में ही जो है रहता है, मिट्टी में ही रहता है। अब खुला पैर कोई चलेगा और किसी को शरीर में कहीं पे घाव है या ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में वह जो स्पोर मिट्टी में है और खुला पैर चलने से पैर के माध्यम से उसको कटे फटे जगह, ब्लीडिंग वाले जगह पर प्रवेश करेगा और वह जो है वहाँ पे टिटनस उत्पन्न करेगा। तो इसीलिए जो है ये सारी चीज़ें होता है। बाकी टिटनस एक जो है बैक्टीरियल जो है इन्फेक्टस रोग है। ठीक है ना, समझिएगा। यह एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, यानी जीवाणु जनित रोग है। इसमें मुख्यतः रोगी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित होता है। मुख्य रूप से टिटनस में व्यक्ति के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तन ही इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। पैथोजन या ट्रांसमिशन। पैथोजन के मतलब होता है रोग प्रसारित करने वाला सूक्ष्म जीव जो रोग के कारण बनता है, वही रोग कारक होता है। और प्रसार मतलब ट्रांसमिशन मतलब कैसे फैलता है। टिटनस का रोग कारक जो होता है वह क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु होता है। रोग कारक का मतलब ही होता है कि रोग का कारण। तो रोग का कारण यानी टिटनस का जो कारण होता है वह एक सूक्ष्म जीव होता है, जो जीवाणु बैक्टीरिया होता है, और इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश में स्पष्ट लिखा है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यही बैक्टीरिया का नाम होता है। समझ गए ना। यानी टिटनस से ही रिलेटेड टिटेनी है, और पहले क्लोस्ट्रीडियम लगा दीजिएगा और टिटेनी लिख दीजिएगा तो यह इसका बैक्टीरियल हो जाएगा। ओके, आगे है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के। अब ये फैलता कैसे है देख लीजिए। अब ये जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी सूक्ष्म जीव है जो रोग का कारण बनता है, इसका जड़, इसका स्पोर जो होता है शरीर में घाव के माध्यम से जो है प्रवेश कर जाता है, और यह जो है मिट्टी में या पानी में जो है रहता है। कौन? यह स्पोर जो है खुला मिट्टी में, पानी में घुला हुआ रहता है जीव विष के रूप में। और जैसे ही इसके संपर्क में कोई खुला व्यक्ति आता है जिसको घाव वगैरह हुआ हो, तो उसको जो है घाव के माध्यम से यह प्रवेश कर जाता है अंदर में, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के स्पोर। समझ गए? चलिए, अब हमसे ये भी पूछा गया कि इसका उद्भवन अवधि, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। अब आप सेकेंड ईयर में है तो इंक्यूबेशन पीरियड जान रहे होंगे कि क्या होता है। मतलब एक व्यक्ति है, उसमें संक्रमण प्रवेश किया, ठीक है, प्रवेश करने से लेकर और कोई भी संक्रमण अपना लक्षण दिखाता है, तो लक्षण दिखने तक के अवधि को प्रवेश करना, कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद वह इन्फेक्शन करने लगेगा बॉडी में और लास्ट में वह अपना लक्षण दिखा देता है। तो प्रवेश करने से लेकर लक्षण दिखने तक के
जो अवधि होते हैं इसी अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। समझ गए? चलिए, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यह रोग जो है टिटनेस जो होता है 2 से 21 दिन तक रहता है। ये जो संक्रमण जो टिटनेस होता है यह 2 से 21 दिन के जो है अंदर यह अपना लक्षण दिखाई स्पष्ट कर देता है। तो यही इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बाकी यहाँ पे जितना ऊपर अभी तक देखे सबका इंग्लिश यहाँ पे हम दे रखे हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे पूछेगा आपसे लक्षण। रोग कारक तो जान गए कि इसके कारण होता है, अब जानिए लक्षण। इसमें अगर किसी को ये टिटनेस हो जाएगा तो क्या क्या लक्षण जो है सिम्टम्स दिखेंगे। सबसे पहले गर्दन, चेहरे एवं जबड़े की पेशियाँ में ऐंठन होगा, क्योंकि यह नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ऊपर अभी देखे हैं। तो जब नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा ना तो व्यक्ति के हाथ पर कांपने लगेगा, शरीर में ऐंठन होने लगता है, ठीक है ना। अनैच्छिक गति मूवमेंट जो है बॉडी में होने लगता है, क्योंकि आपके बॉडी पर नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। लेकिन जब वो नर्वस सिस्टम ही प्रभावित होने लगेगा तो आपके बॉडी कंट्रोल में नहीं रहेगा, तो जिससे क्या होगा, गर्दन, चेहरे और जो जबड़ा होता है वह पेशियाँ, उस मसल्स में ऐंठन, स्पाज्म आने लगेगा। धड़कन तेज हो जाएगा, टेकीकार्डिया जिसको कहते हैं। अत्यधिक पसीना आने लगेगा, डाइफोरेसिस जिसे कहते हैं। हल्का बुखार, लो ग्रेड का फीवर भी रहेगा इसमें टिटनेस वाले को। निगलने में कठिनाई होगा, क्योंकि गर्दन में ऐंठन होगा तो निगलने में कठिनाई होगा ही होगा। जबड़ा मजबूती के साथ बंद होगा, इसी को लॉक जॉक कहते हैं। और ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि लॉक जॉक किस बीमारी में होता है, तो लॉक जॉक यही टिटनेस में ही होता है। लॉक जॉक का मतलब होता है कि जबड़ा जो है मजबूती से बंद होना, यानी मुंह जो है दांत पे दांत जो बैठता है और जबड़ा जो बंद होता है वह मजबूती के साथ होने लगता है। व्यक्ति का जो है दांत बैठने लगता है, मुंह कम खुलने लगता है। समझ गए ना। शरीर का धनुष के आकृति में मुड़ना, टिटनेस वाला का सबसे महत्वपूर्ण एक लक्षण होता है कि जो बॉडी होता है धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है, धनुष के आकृति में हाथ या पैर। समझ गए। ऐंठन के दौरे आना, अब जो है सीजर दौरा आएगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र जो है प्रभावित होता है तो दौरा आने ही लगता है। शरीर में नीलापन होता है, साइनोसिस होता है, ऑक्सीजन का कमी होने लगता है और व्यक्ति में अत्यधिक बेचैनी होने लगता है। तो टिटनेस एक बहुत खतरनाक बीमारी है, अगर नहीं होता है तो नहीं, और होता है तो व्यक्ति में पूरा जो है नर्वस सिस्टम को ही अस्त व्यस्त कर देता है, जिससे अनेक भी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको बता दिए, ये लक्षण ध्यान में रखिएगा। ओके, चलिए अब इसका निदान क्या हो सकता है। लक्षण तो देख लिए कि भाई इसमें लक्षण ये होगा। अब इसका डायग्नोसिस, इसमें कौन कौन से निदान करके व्यक्ति को ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो निदान में कोई भी बीमारी हो उसको 2-3 चीज़ों सबसे पहले आप लिखते हैं। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, शारीरिक परीक्षण। दूसरा लक्षणों की उपस्थिति के जांच। तीसरा ब्लड कल्चर की जांच। ओके ना। इतिवृत्ति लेना, हिस्ट्री कलेक्शन, ये सब नॉर्मल है, सभी बीमारी में लिख सकते हैं। ओके, बाउंड कल्चर का टेस्ट। अब मान गए आपके बॉडी में जहाँ भी घाव है और ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उस घाव के जो है टेस्ट किया जाता है, उसके कल्चर टेस्ट किया जाता है और पता किया जाता है कि कहीं इसमें संक्रमण, टिटनेस तो नहीं हो गया है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड की जांच किया जाता है, वही बातें हैं। तो ये सब डायग्नोसिस है, मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इसका जटिलता क्या है। जटिलता का मतलब है कि मान गए अगर किसी को टिटनेस हो रखा है लेकिन वो उसको पता नहीं है कि हमें टिटनेस है, और वो इधर उधर से दवाई खा रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे उसका बॉडी में और ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट बढ़ते जा रहा है, तो इस कारण से उससे जो है जटिलता हो सकता है नहीं ध्यान देने पर। और यह जटिलता कॉम्प्लिकेशन जो है और अदर बीमारी उत्पन्न कर सकता है, जैसे निमोनिया। समझ गए ना। फेफड़ों की एल्वोली में अस्थायी संकुचन होना, मतलब एक तौर पे कहा जाए तो यह आपके जो है फेफड़ा को प्रभावित करेगा जटिलता में। फेफड़ा में निमोनिया हो सकता है। फेफड़ा का जो एल्वोली होता है, वायु कोष्ठक, उसमें परमानेंट जो है संकुचन हो जाएगा। संकुचन हो जाएगा तो उसमें हवा भरेगा नहीं। पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, यानी आप पता है पेप्टिक अल्सर पढ़ा दिए हैं क्या होता है। कार्डियक अर्थेमिया होगा। कार्डियक अर्थेमिया का मतलब होता है कि हृदय में कहीं भी जो है सूजन वगैरह हो सकता है। उसके बाद है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, फेफड़ा में जो है एम्बोलिज्म बन जाएगा। समझ गए ना, जिससे रुकावट आएगा श्वसन में। और लास्ट में डेथ भी हो सकता है, अगर नहीं इलाज कराने पर, गंभीर समस्या होने पर डेथ भी हो सकता है, टिटनेस जिसको पकड़ लेगा तो।
तो ज़्यादातर देखिए हृदय फेफड़ा से ही रिलेटेड इसमें जटिलता है, बाकी एक डेट है और एक पेप्टिक अल्सर है, समझ गए। तो ये सब जटिलता याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जटिलता भी देख लिए, तो अब इसका उपचार देखेंगे कि भाई बीमारी है तो कोई ना कोई उपचार तो होगा ही। बिल्कुल उपचार है। रोगी को ATS एंटी टिटनस सीरम का इंजेक्शन देना चाहिए। अगर किसी को टिटनस अगर हो, पहचान में आ जाता है कि टिटनस है, तो उसको ATS का इंजेक्शन देते हैं। ATS का मतलब होता है एंटी टिटनस सीरम, इसका इंजेक्शन देनी चाहिए। रोगी को जो भी इसके अलावा और लक्षण दिखते हैं उस लक्षण का जो है प्रबंध करेंगे। जैसे बुखार होता है तो बुखार का देंगे, ऐंठन होगा तो एंटी एस्पाज्मेटिक दवाइयाँ देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार से उल्टी होगा तो उल्टी के लिए, अगर श्वसन के कमी है तो उसके लिए ऑक्सीजन देंगे, समझ गए ना। ब्रोंकोडिलेटर भी देंगे। तो ये सब दवाइयाँ लक्षण के हिसाब से दिया जाता है किसी भी बीमारी में। तो यही है लक्षण। बुखार के लिए एंटीपायरेटिक, फ्लूइड कमने पर शरीर में IV फ्लूइड देंगे, आदि चीज़ें लक्षण के प्रबंध कर सकते हैं। रोगी में टिटनस के लक्षण उत्पन्न हो तो डाइजापाम दिया जाता है। डाइजापाम एक सिडेटिव दवाइयाँ होता है जो क्या करता है, यह बॉडी को जो है गति मूवमेंट को जो है रोकता है, व्यक्ति को शांत करता है, समझ गए ना, रिलैक्स करता है। तो यह जो है रोगी के लक्षण टिटनस के अगर लक्षण उत्पन्न हो तो डाइजेपाम दिया जाता है। ओके, पेशियस शिथिलक औषधियाँ देनी चाहिए, वही है एंटी एस्पाज्मोटिक दवाइयाँ जो है देनी चाहिए पेशेंट में, क्योंकि इसमें पेशिया को जो है क्या करता है, संकुचित करने लगता है, ऐंठन होने लगता है, तो उसके लिए दवाइयाँ देनी चाहिए। और इन सब दवाइयाँ एंटी सीरम के इंजेक्शन से हम जो है इसका उपचार करते हैं, और सारे जो भी लक्षण उसमें दिखे उस लक्षण का भी दवाई देते हैं। तो इस प्रकार से टिटनस का इलाज होता है। अब रही बात टिटनस का, तो इलाज हो जाएगा, लेकिन टिटनस एक संक्रामक रोग है, तो इसके रोकथाम और नियंत्रण भी जो है प्रयास करनी चाहिए। कोई भी संक्रामक रोग हो, आपसे पूछ सकता है कि इस संक्रामक रोग का रोकथाम और नियंत्रण बताएं। सब संक्रामक रोग का रोकथाम और नियंत्रण संभव है, आप लिख सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। टिटनस के बारे में लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए। अब रोकथाम नियंत्रण में कोई भी बीमारी का संक्रामक वाले में ये जरूरी होता है कि बीमारी के बारे में आप जानें। अगर बीमारी के बारे में जानेंगे तो आप उसके कंडीशन के बारे में जानेंगे तो इसके प्रति एक्टिव रहेंगे, और जैसे ही ऐसे लक्षण दिखाई देगा डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। तो रोकथाम तभी आप कर सकते हैं जब टिटनस के बारे में लोगों को शिक्षा देंगे। ओके, सभी शिशुओं को DPT वैक्सीन द्वारा, ठीक है ना, निर्धारित समय अनुसार इम्यूनाइजेशन करनी चाहिए। DPT डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस होता है, यह 3 बीमारी के लिए जो है दिया जाता है। तो जो आप लोग को पता है, वैक्सीन चार्ट फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, तो उसमें DPT का वैक्सीन दिया जाता है, समझ गए। तो यह DPT का वैक्सीन तीनों बीमारी से बचाता है, डिप्थीरिया से, पर्टुसिस से, टिटनस से। तो यह इम्यूनाइजेशन करना चाहिए बच्चे में, शिशु में, ताकि आगे टिटनस की संभावना कम हो। ओके, सभी शिशुओं को 5 वर्ष पर DPT या IT का जो है बूस्टर डोज दी जाती है। अब सभी शिशु जो होता है उसमें टिटनस की संभावना को और ज़्यादा कम करने के लिए जो है DPT का बूस्टर डोज जो है 5 वर्ष पर लगता है। ओके ना। चौथा है, गर्भवती स्त्रियों का टिटनस का टीकाकरण करना चाहिए। प्रथम टीका गर्भावस्था के 16 से 18 सप्ताह पर, व प्रथम टीके के 1 महीने के बाद दूसरा टीका। अब होता यह है कि मान गए गर्भवती कोई स्त्री है, कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये गर्भवती हो चुकी है, तो उसको प्रथम टीका आप दिवा दीजिए, और प्रथम टीका देने के जो है 1 महीने बाद जो है दूसरा टीका आप दिवा सकते हैं टिटनस का, समझ गए। तो यह 2 टीका गर्भवती प्रेगनेंसी में पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह जो है होने की खतरा रहता है, और उससे जो है महिला को टिटनस ना हो, तो इसके लिए जो है क्या किया जाता है, आपको दिया जाता है यह इंजेक्शन, समझ, यह टीकाकरण दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम रोकथाम कर सकते हैं, बूस्टर डोज देकर, शिशु में वैक्सीन देकर, महिलाओं में गर्भवती होने पर यह टीकाकरण देकर, समझ गए, लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा देकर, इन सब से जो हम रोकथाम नियंत्रण कर सकते हैं टिटनस का। तो ये रहा आपका टिटनस। यहाँ पे नीचे उपचार और रोकथाम का इंग्लिश यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप जो भी लोग हैं यहाँ पे अच्छे से इसको समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा दिया टिटनस के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो डियर यहाँ पे देख लीजिए, अब हम आ चुके हैं इन्फ्लुएंजा के ऊपर, ठीक है ना। तो इन्फ्लुएंजा भी आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा इस बार जो है वायरल भी हुआ था, तो इस कारण से आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इन्फ्लुएंजा के बारे में। तो चलिए हम लोग आज इसी के बारे में देखेंगे डिटेल से। मैं बता दूं कि संक्रामक रोग आपको पोलियोमिलाइटिस पढ़ा ही दिए, आज 2 हो ही जाएगा, 3 हो गया। 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना है, आपको बताएंगे, समझ गए चीज़ों को। और वह 2-3 एक वीडियो और आएगा जिसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन्फ्लुएंजा होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए, इन्फ्लुएंजा यह एक माइक्रो वायरस जनित संक्रामक रोग है जिससे रोग को श्वसन तंत्र संक्रमित होता है। इन्फ्लुएंजा जो है ज़्यादातर यह रिस्पायरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है, समझ गए चीज़ों को। ज़्यादातर यह रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी संक्रमण तंत्र को ही प्रभावित करता है। इसमें होता यह है, इन्फ्लुएंजा को हम लोग जो है इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जानते हैं, जिसको फ्लू के नाम से भी जानते हैं। आप लोग देखे होइएगा कि फ्लू में अलग अलग कैटेगरी होता है, आई फ्लू होता है, अलग अलग फ्लू होता है। तो नॉर्मली इन्फ्लुएंजा को हम लोग फ्लू के नाम से भी जानते हैं, और यह फ्लू आप लोग को पता है H1N1 वायरस से होता है। तो कहीं पे अगर आपको फ्लू लिखा रहेगा तो ये मत समझ लीजिएगा कि यह जो है अलग है। फ्लू जो है इन्फ्लुएंजा के कैटेगरी का ही है, समझ गए ना। जो दोनों का काम होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को ही यह प्रभावित करता है, समझ गए। और आगे जानिएगा, देख लीजिए रोग कारक क्या होता है। रोग कारक क्या होता है, तो रोग कारक जो होता है वह माइक्सिको वायरस होता है, समझ गए ना, जिसको हम लोग पैरामाइक्सिको वायरस कहते हैं ना, वही होता है। माइक्सिका वायरस जो है ABC टाइप है इसका, ABC ध्यान में रखिएगा। इन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस ABC के नाम से भी जानते हैं। अभी मैंने बताया कि ये जो इन्फ्लुएंजा है इसको इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे भाषा में इसे फ्लू भी कहा जाता है, जो H1N1 वायरस के कारण होता है। तो ये चीज़ें समझ लीजिए, जहाँ भी इन्फ्लुएंजा आएगा वहाँ भी फ्लू आएगा ही आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इन्फ्लुएंजा के बारे में समझ गए कि इन्फ्लुएंजा को कहीं कहीं फ्लू भी लिखता है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी लिखेगा, टेंशन नहीं लेना है। यह जो है मेनली रूप से रिस्पायरेटरी सिस्टम को जो है प्रभावित करता है, और साथ साथ में व्यक्ति को जो है कॉमन कोल्ड भी रहता है। तो ये चीज़ें समझिएगा, समझ गए। इसकी अवधि, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड की बात किया जाए तो यह 1 से 4 दिन का होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 4 दिन में यह अपना लक्षण दिखा देता है। इसके प्रसार की बात किया जाए, फैलने का, तो यह जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से फैलता है। एवं आप लोग जानते हैं कि रिस्पायरेटरी जो भी डिजीज होता है वह ज़्यादातर ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है। तो चूँकि यह भी रिस्पायरेटरी डिजीज जो है सिस्टम को प्रभावित करता है, तो यह भी बिंदुक संक्रामक ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है। यह प्रायः किसी भी आयु में हो सकता है, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ जो है बच्चे या बूढ़े में ही होगा, ठीक है ना। यह किसी भी एज में हो सकता है, परंतु ये स्कूली जो बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा होने की संभावना होता है, क्योंकि वहाँ प्रसार के लिए संपर्क की बहुत ज़्यादा बहुलता होती है। एक साथ कितने कितने बच्चे बैठते हैं, इस कारण से फैलने की संभावना वहाँ ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण से यह जो है आपके हो गए इन्फ्लुएंजा के प्रसार के बारे में, इन्फ्लुएंजा होता क्या है। अब इस चीज़ को जो है मैंने यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, टोटल डिफिनीशन से लेकर कॉज और साथ में इसके टोटल चीज़ें। अब कारण भी जान गए कि किसके कारण होता है, पैरामाइक्सिको वायरस के कारण होता है, टाइप ABC के कारण, या फिर RNA इन्फ्लुएंजा वायरस ABAC के कारण भी हो सकते हैं, या दूसरी भाषा में कहा जाए तो जो फ्लू होता है इसी को कहा जाता है, और वह H1N1 के कारण, वायरस के कारण होता है। ओके, लक्षण देखिए इसमें। अब कारण जान गए तो लक्षण जानिए कि यह संक्रमण जो होता है किन किन लक्षणों को दिखाता है। तो अचानक ठंड लगना, बुखार आना, सडन ऑनसेट विथ चिल्ड एंड फीवर। अब जैसे ही इन्फ्लुएंजा होता है तो यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता तो है, बट साथ में यह बुखार ठंड के साथ में आता है, ठीक है ना। कॉमन कोल्ड जो है हो जाता है पेशेंट में।
सिर दर्द हेडेक होने लगता है, आप लोग जानते हैं बुखार और ठंडा लगता है तो सर दर्द होने ही लगता है। पेशियों में दर्द होने लगता है, माइलेजिया, सूखी खांसी व नाक बहने लगता है जिसे राइनोरिया कहते हैं, ठीक है ना। खराश होना, गले में खराश होने लगता है चूँकि गले को ही प्रभावित करता है। थकान एवं कमजोरी, फैटिग एवं वीकनेस होता रहता है। तो जो इन्फ्लुएंजा होता है मुख्य रूप से रिस्पायरेटरी सिस्टम और गले को प्रभावित करता है, और ये सारे जो है लक्षण यहाँ पे आपको दिए गए हैं। इस सारे के सारे लक्षण थकान, कमजोरी, खराश होना, सूखी खांसी, नाक बहना, पेशियों में दर्द होना, सिर दर्द होना, ठंडा लगना, बुखार आना, ये सब इसके लक्षण हो गए। रही बात इसमें डायग्नोसिस की, निदान की, तो निदान के लिए भौतिक शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, लक्षणों की जांच की जाती है जैसे गले में खराश होना, सांस लेने में तकलीफ होना, श्वसन तंत्र का समस्या रहेगा, ठंडा लगेगा, थकान होगा, तो जो है लक्षणों की जांच किया जाएगा कि कहीं इसमें इन्फ्लुएंजा का तो लक्षण नहीं है। थ्रोट स्वेब कल्चर, मतलब गले का जो स्वेब होता है उसका कल्चर टेस्ट किया जाता है चूँकि यह गले को प्रभावित करता है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन, मतलब रक्त का जांच, खून का जांच भी किया जाता है। तो संक्रमण में खून जांच तो होता ही होता है। तो ये सारे चीज़ निदान हो गए, इसको आप लोग देखिएगा। अब रही बात लक्षण निदान जान गए, तो अब इसका जो हम लोग रोकथाम कैसे करेंगे, प्रिवेंशन, इससे कैसे बचेंगे देख लीजिए। रोकथाम करने के लिए जो है क्या होगा, पेशेंट को आइसोलेशन वार्ड में रखेंगे, यानी पृथक, सबसे अलग, नॉर्मल बीमारियों से अलग रखेंगे चूँकि यह एक संक्रामक बीमारी है। बाल्य अवस्था के दौरान इन्फ्लुएंजा के प्रति टीकाकरण कराया जाता है। जब बच्चा जब रहता है बाल्य अवस्था में तो इन्फ्लुएंजा के प्रति इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है। आगे है, रोगी को बात करते समय या खांसते समय मुंह ढकने के लिए कहना चाहिए। अब आगे होता यह है कि चूँकि यह ड्रॉपलेट संक्रमण से फैलता है तो इसके रोकथाम में आपको यह भी करवाना होगा कि अगर किसी को यह हो चुका है तो किसी दूसरे को ना हो, तो इसके लिए रोकथाम में खांसते समय, छींकते समय मुँह को ढकने के लिए कहना चाहिए। रोगी को नियमित रूप से हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि गंदे हाथों से भी हो सकता है। तो इस मतलब संक्रमण तो आप लोग जानते हैं कहीं से भी हो सकता है, जहाँ से भी मिलेगा मौका प्रवेश कर जाएगा। तो इसके लिए नियमित जो है साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, हाथ धोने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। रोगी से बात करते समय मास्क पहनना जरूर चाहिए और रोगी को स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए कि कैसे एक वायरल संक्रमण में रखना चाहिए अपने आप को, इसके लिए स्वास्थ्य शिक्षा देंगे। ओके, तो ये सब जो है रोकथाम हो गया। रोकथाम में कुछ विशेष नहीं होता है, एक प्रकार से हेल्थ एजुकेशन ही दिया जाता है पेशेंट को। अब ये हो गया रोकथाम। अब रही बात उपचार कैसे करेंगे। अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो चुका है तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, इन्फ्लुएंजा में क्या प्रभावित होता है, मेन रूप से सबका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए एंटीवायरल ड्रग का उपयोग करते हैं जैसे एमेंटाडाइन और रिमेंटाडाइन। याद रखिएगा, एंटीवायरल ड्रग होता है एमेंटाडाइन, रिमेंटाडाइन, ये याद रखिएगा। रोगी को लक्षण का प्रबंध किया जाता है जैसे बुखार के लिए एंटीपायरेटिक देते हैं, उल्टी के लिए एंटीइमेटिक्स देते हैं, शरीर में तरल कम होने पर आईवी फ्लूइड देते हैं। तो ये सब लक्षण के प्रबंध होते हैं। ओके, और आप लोग जानते हैं कि नॉर्मल आप जब जाते हैं ना बुखार के लिए इलाज करवाने तो डॉक्टर आपको ताकत के दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर आपको जो है उल्टी अगर मन होता है तो उल्टी का भी दवाइयाँ देते हैं, फीवर का तो देते ही है, हेडेक होता है हेडेक का भी देते हैं। तो बीमारी भले ही एक हो लेकिन उसमें लक्षण बहुत सारे दिखते हैं और उस लक्षण का सिम्प्टोमेटिक दवाइयाँ भी दिया जाता है। समझ गए चीज़ों को। इसी प्रकार से इन्फ्लुएंजा तो है गले को और श्वसन तंत्र को प्रभावित तो ज़्यादा करता है, बट इसमें और जो लक्षण हम लोग देखे हैं उसका भी इलाज किया जाता है। तीसरा देखिएगा, सूखी खांसी के लिए एक्सपेक्टोरेंट गुइफेंसिन का उपयोग किया जाता है। समझ गए ना। सूखी खांसी के लिए एक्सपेक्टोरेंट के रूप में जो भी आपको कफ सिरप हो उसका उपयोग करते हैं। रोगी को एनाल्जेसिक दिया जाता है दर्द के लिए। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल देना चाहिए। समझ गए। सेकेंडरी इन्फेक्शन होने की स्थिति में एंटीबायोटिक्स देते हैं। दूसरा और कोई इन्फेक्शन ना हो इसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं।
समझ गया चीज़ों को। और ये सारे चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया। अगर श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है तो जाहिर सी बातें हैं पेशेंट में श्वसन का सांस लेने में तकलीफ़ होगा, तो उसके लिए ऑक्सीजन O2 थेरेपी भी जो है पेशेंट को देंगे O2 मास्क से। समझ गए चीज़ों को, ताकि पेशेंट को जो है श्वसन में अच्छा हो सके। तो ये चीज़ हो गया। बाकी चाहें तो श्वसन के अच्छे करने के लिए सल्बूटामोल दवाइयाँ होता है जो ब्रोंकोडिलेटर के काम करता है, श्वसन नली को फैलाता है जिससे श्वास लेना आसान होगा। तो ये सब भी जो है आपको देते हैं। ओके, तो यह हो गया उपचार, यहाँ रोकथाम सब चीज़ बता दिए। अब आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। नीचे हमने इंग्लिश में दे रखा है, दोनों के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों का इंग्लिश यहाँ पे दे रखे हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।